हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूरज चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म एंडेवर प्रेप पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, एक देश एक चुनाव का मुद्दा। आखिर मुद्दा क्या है और क्यों आया, किस उसकी मांग हुई है, इसके साथ में जो कंसर्न है वो क्या है और इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सकता है, ये सारी बातें जो है मैं इस सेशन के अंदर आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा क्या है। देखिए, भारत में आप चुनाव देखते हैं, चुनाव कौन सा होता है भारत में? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसका भी चुनाव होता है और लोकल बॉडीज का चुनाव भी होता है। अब यहां पर एग्जैक्टली क्या है वो तो हम नहीं जानते, यानी कि इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि जो चुनाव की हम बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि लोकसभा और साथ में विधानसभा और लोकल बॉडीज, इन सभी इलेक्शन को इकट्ठा करवाने की बात हो रही हो, या फिर लोकसभा को एक तरफ किया जाएगा, विधानसभा और लोकल बॉडीज को इकट्ठा करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा इसको इकट्ठा और लोकल बॉडीज को अलग से रखा जाए। तो कुछ भी दोस्तों यहाँ पर संभावना भारत के अंदर बन सकती है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है वो हम बाद में देखेंगे जैसी क्लैरिटी इसमें आ जाती है। अब सेकंड जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्टोरल रोल की। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या है भाई? देखो, जब आप वोट करने जाते हैं तो आपका बनता है पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जिसको आप कहते हैं वोटर आईडी, वोटर आइडेंटिटी कार्ड। अब ये जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनता है, ये बनता है इस बिहाफ पर कि आपका नाम उस वोटिंग लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अभी वोटिंग लिस्ट क्या है भाई? देश के अंदर जो भी मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनका नाम इस लिस्ट के अंदर रखा जाता है। 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र है, आप इसके अंदर नाम लिखवाने के बिल्कुल काबिल हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है। अब यहां पर याद रखिएगा, ये अधिकार आपको कहां पर मिलता है या फिर ये जिम्मेदारी कहां पर दी जाती है। तो याद रखना, हम अधिकार की छोड़ करके हम बात करेंगे कानूनी दस्तावेज की। तो आर्टिकल 324 के अंदर ये जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि आप ऐसी जो लिस्ट है वो तैयार करेंगे। ऐसी एक सिमिलर लिस्ट आर्टिकल 243 के तहत जो है स्टेट का इलेक्शन कमीशन भी करता है, क्योंकि लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होता है, जहां पर हम पंचायती राज की बात करते हैं या फिर म्यूनसिपलिटी की बात करते हैं, ये स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। यानी कि गांव के अंदर या फिर किसी म्यूनसिपलिटी वार्ड के अंदर 18 प्लस या 18 या उससे अधिक उम्र के जो जो भी व्यक्ति हैं वो सब वोट जाकर के रख सकते हैं, कर सकते हैं, उनका नाम लिस्ट के अंदर रखा जाए। अब यार, ये तो यहाँ पर डबल एफर्ट्स हो गए ना, कि एक लिस्ट यहाँ पर बन रही है, उसी में यहाँ पर विधानसभा की अलग लिस्ट बन रही है, एमपी की अलग बन रही है, और ये वाली तो अलग है ही है। अल्टीमेटली वोट तो इन्हीं व्यक्ति को करना है, तो अलग अलग ना करवा करके इसको इकट्ठा करवा सकते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल इश्यूज तो आएंगे, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन और साथ में स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके द्वारा मिल बांट करके बिल्कुल सुलझाया जा सकता है। इसके अंदर कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा की है क्या। अब क्वेश्चन ये है कि यार, ये मुद्दा जो है एकदम डिमांड के अंदर आया क्यों, क्यों बात हो रही है बार बार। देखो, भारत के अंदर आज जो सरकार चल रही है वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वैसे तो आप उसको एनडीए की सरकार कहते हैं गठबंधन में, लेकिन आप जानते हैं कि मेजोरिटी जो है वो बीजेपी के पास है। अब 2014 में जब इस पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ा तो इन्होंने अपना एक जो है घोषणा पत्र जारी किया था। मतलब हम आने वाले 5 साल के अंदर क्या करने वाले हैं, उसको बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। उस मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदा किया था कि भाई हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आएंगे, उस पर हम चर्चा लेकर के आएंगे। तो देश को लगा कि 2014 के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी, और चर्चा शुरू भी हुई। लागू तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं शुरू हुई। जैसे कि उस टाइम पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको संबोधन करते हुए कहा था कि लगातार हमको चुनाव नहीं करने हैं, हमको चुनाव को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से एक बढ़िया मॉडल देना चाहिए। उसके बाद लागू तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, 2019 में जब चुनाव लड़ा फिर से ये मैनिफेस्टो के अंदर लागू था कि भाई इसको करना है, हमको देश के अंदर लेकर के आना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाली बात है। इसके बाद में आप देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी भी इसके ऊपर बन गई, मैं आपको सारी चर्चा बताऊंगा। तो कहने का मतलब बर्निंग इशू है, और आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं बर्निंग इशूज से आता है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें या फिर आप जो है उसमें मेंस की बात करें। जब मेंस की बात करते हैं तो एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और वो आप तभी कर सकते हैं दोस्तों जब आपके पास टॉपिक की बिल्कुल इन डेप्थ जानकारी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की हमको आवश्यकता ही क्यों है, क्यों हम इसको लेकर के आना चाहते हैं, क्यों हम इसको लेकर के आए। सबसे पहली बात, शासन के अंदर सुधार के लिए, वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए, सामाजिक ताना बाना ठीक करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें, उन सब के लिए हमको ये इलेक्शन वन टाइम पर करवाने चाहिए।
अब सर ये क्या आप कह गए या क्या आप कहना चाहते हैं वो जरा बताइए, तो मैं आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल अलग से समझाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नेंस की। गवर्नेंस पर कैसे इंपैक्ट होता है जब सरकार लगातार चुनाव के मोड में होती है। देखो भारत में कोई साल ऐसा नहीं जाता जब कभी चुनाव ना हो, कहीं ना कहीं चुनाव तो होते ही होते हैं। अब चुनाव में आप जाएंगे तो जो व्यक्ति आपसे आपको वोट देगा उसको कुछ ना कुछ तो वायदा करोगे। तो हमारे यहाँ जानते हैं कि वोटों के लिए वायदे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और इतने बड़े वायदे हो जाते हैं कई बार सरकार का जो है दम निकल जाता है उस वायदों को पूरा करते करते, फिर भी वायदे पूरे नहीं हो पाते, है ना। आप बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल मैं इसके बारे में बाद में चर्चा भी करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ जो है आपने सुना होगा फ्री बीज या फ्री की जो रेबड़ी होती है वो सब बांटने में सरकारें या पॉलिटिकल पार्टी लग जाती हैं। और ये सिर्फ अगर 5 साल में एक बार हो तो ठीक बात है, समझ में आता है, लेकिन हर साल अगर ये हो रहा है तो फिर ऐसे में आप उस ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते जहां पर आपको जाना चाहिए। यानी कि फ्री बीज में अगर आपने पैसा जनता को या किसी माध्यम से लोगों को दिया तो उसमें रिटर्न तो कुछ आने वाला नहीं। बात समझ में आती है। तो सरकार का लगातार इलेक्शन मोड में जाना ये ठीक बात नहीं है। दूसरा है पॉलिसी पैरालिसिस का डर। भाई जब भी कहीं चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि 2 से 3 महीने तक ऐसा होता है ना तो कोई प्रोजेक्ट आप नया लेकर के आ सकते हो ना घोषणा कर सकते हो। तो पॉलिसी पर आप बैठ करके बस देख सकते हो कि देश के अंदर चल क्या रहा है। तो पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को ये मिलता है। इसके बाद में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार में बैठने के बाद डिसीजन लेती है तो उसका डिसीजन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा होता है। मतलब कि भाई अगले साल फिर इस राज्य के अंदर चुनाव है, उसके बाद फिर उस राज्य के अंदर चुनाव है। तो कई बार डिसीजन ऐसे होते हैं जो बड़े सख्त होते हैं, और सख्त निर्णय को चुनाव से ऊपर हट करके लेना पड़ता है। अब जैसे सरकार निर्णय लेगी तो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी जानती तो सब कुछ है लेकिन वो हंगामा करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में वोटर बिदक जाए उससे बचने के लिए सरकार क्या करती है, वो छोटे समय के लिए सोचती है। जैसे कि भारत के अंदर आप जानते हैं किसान बिल आया, सीए आया, है ना। किसान बिल को तो वापस लेना पड़ गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर कुछ अच्छे प्रोविजन थे गलत प्रोविजन थे, वो चर्चा का विषय है, ठीक है। कभी अगर कोई टॉपिक ऐसा आएगा तो वहाँ पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा क्या इशूज़ थे, क्या फार्मर्स के इशूज़ होते हैं, वो हम देखेंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीए की। सीए पास हो गया लेकिन अब तक इसकी नियमावली बनी नहीं, इसको लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि फिर से हमको चुनाव के अंदर लगातार कूदना है, तो ये समस्या बनी होती है। इसके बाद में जब भी चुनाव होता है, जैसे मैं बात करता हूँ लोकसभा का चुनाव होता है, तो लगभग 10 लाख पोलिंग स्टेशन होते हैं भारत के अंदर। साथ 10 लाख पोलिंग स्टेशन, 9 से 10 लाख आपका पोलिंग स्टेशन बन जाता है। तो पोलिंग स्टेशन पर तो लोग काम करेंगे, यानी कर्मचारी आपको चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन के पास अपने कर्मचारी तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, किसी टीचर को ले लिया, सिक्योरिटी के लिए हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको बुला लिया जाता है। तो ऐसे करके लगातार कर्मचारियों का मूवमेंट जो चलता रहता है। अब आपने किसी टीचर को हायर किस लिए किया है? आपने हायर इसलिए किया है कि वो अपने आप पर काम करे और देश के भविष्य को सुधारे, बच्चों को सही तरीके से पढ़ा करके। करवा क्या रहे, हर साल 2 साल में उसको आप चुनाव के अंदर लगा देते हैं, तो उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को। और उसके बाद में आप जो है लगातार उसके जो है इधर से उधर बदला करते रहते हैं। तो गवर्नेंस का समस्या जो है उसमें देखने को मिलती है अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है तो। उसके बाद वित्तीय मुद्दा, कि भाई जब चुनाव है तो चुनाव में पैसा खर्च होगा, स्टेट का भी चुनाव में पैसा खर्च होता है, कैंडिडेट का भी होता है, पॉलिटिकल पार्टी का भी खर्च होता है। इसके बाद में बात आती है सोशल फैब्रिक की। क्या है भाई, सिंपल सी बात है। एक बात कही जाती है, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो मैं तो ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन नेताओं के लिए बात लागू होती है कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी है कुर्सी, है ना। तो कुर्सी के लिए लड़ेंगे लड़ाएंगे लेकिन कुर्सी पर बैठ करके दिखाएंगे। ये वाली समस्या भारत के अंदर देखने को मिलती है। अब कुछ भी करो, चाहे लोगों को जाति के नाम पर भड़काओ, चाहे वो आप उनको धर्म के नाम पर भड़काओ, लेकिन गद्दी पर बैठ करके रहना है, चिपक करके रहना है। इसके लिए आप देखते हैं कई बार बड़े बड़े संत जिन्होंने भारत के अंदर अच्छा काम किया उनको भी लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उन पर भी लांछन लगा देते हैं। तो कास्ट और जो है उसमें कम्युनिटी, ये इशू भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसका कारण क्या, लगातार चुनाव होते चले जाना। उसके बाद बात करते हैं भ्रष्टाचार की। सर चुनाव में भ्रष्टाचार, ये वाली कहानी क्या है? देखो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसको चाहिए पैसा। पैसा कौन देता है? कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी आप जानते हैं फंडिंग की आवश्यकता थी। उसके बाद में छोटा सा एग्जांपल मैं आपको हिस्ट्री का दूंगा। नेशनल मूवमेंट के समय पर जब भारत के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लॉन्च किया था, तो उसके अंदर आप जानते हैं कि जिस दिन लॉन्च किया गया था उसी टाइम पर जो है हमारे तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो बिना फंड के वो नहीं चल सकती, तो पैसा चाहिए। अब आज के टाइम पर पैसा कौन देता है? पैसा देता है हम जैसे, आप जैसे लोग। किसी ने 10 रुपए की पर्ची कटवा दी, किसी ने 20 रुपए की पर्ची कटवा दी, किसी ने 50 रुपए की पर्ची कटवा दी, ऐसे करके काम चलता है। तो मतलब क्या है, आपको फंड को मोबिलाइज करना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार 100 रुपए हम लाख लोगों से लेंगे, उससे बेटर ये है कि एक ही आप पूंजीपति पकड़ लीजिए, उससे सीधा 50 करोड़ का चेक ले लीजिए, वो इकट्ठा आ जाएगा, ठीक है। अब आप ले तो उसको आ गए, फंड तो आपको मिल गया,
लेकिन यहाँ पर चलती है गिव एंड टेक की अप्रोच। जब भी पूंजीपति आपको पैसा देगा तो पूंजीपति का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है क्या? पैसा कमाना। अपवाद कुछ हो सकते हैं, लेकिन धारणा तो यही होती है। तो जब आप उससे फंडिंग लेंगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि कल जब सरकार बनेगी तो आप अपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्रॉनिंग कैपिटलिज्म का खतरा भारत के अंदर बना रहता है। तो करप्शन वाली बात आ गई। इसके बाद है पार्टिसिपेशन। देखो भाई, भारत में जब भी वोट होता है ना, तो विधानसभा के, लोकसभा के लिए, तो आप देखते हैं कि लोग वोटिंग करने ही नहीं जाते हैं। बोले हमें क्या करना है, वोटिंग करना। होता है नहीं होता है, एक तो अवेयरनेस की कमी है। दूसरी कहानी क्या है कि भाई जिस क्षेत्र के अंदर व्यक्ति रहता है वो अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए 3 बार जाता है। लोकल बॉडी का चुनाव होगा उसके लिए अलग जाएगा, उसके बाद में विधानसभा के चुनाव के लिए अलग जाएगा, लोकसभा के चुनाव के लिए अलग वोट करने जाएगा। और कब वोट होगा ये भी नहीं पता, आप जानते हैं, कभी भी वोट करवाए जा सकते हैं। जहाँ सरकार गिरी फिर से चुनाव हो जाते हैं। तो आज की जिंदगी तो भाग दौड़ भरी जिंदगी, हमारे पास अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे में अपने काम को छोड़ के, मान लीजिए कोई केरल के अंदर रहता है, उसको वोट डालनी है यूपी के अंदर आकर के, तो केरल से यूपी आएगा, वोट डालेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मामला पड़ जाता है। लगातार तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपको अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ आपको सिस्टम लेकर के आना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूंगा आपको अमेरिका का। अमेरिका के अंदर जब चुनाव होते हैं तो बच्चे वो इवन ईयर्स के अंदर होते हैं। 2020 के अंदर चुनाव हो गया, फिर 2022 और 2024। ये क्या कहानी है? अरे भाई, राष्ट्रपति का चुनाव अलग है और वहां पर और लोकल चुनाव भी तो होते हैं, लेकिन जब भी चुनाव होगा वो इवन ईयर के अंदर ही होता है, और साथ में 2 से 8 नवंबर के बीच में ही होगा। वो बात अलग है, वोटिंग की काउंटिंग कब होगी वो सब चीजें अलग होती हैं, लेकिन 2 से 8 नवंबर के बीच में होता है। तो ऐसे ही हम भी कुछ को ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको इलेक्शन डे घोषित करवा करके उसी के आसपास सारे वोट करवा दें। तो ये पॉसिबल हो सकता है। उससे क्या होगा कि जब भी व्यक्ति वोट करने जाएगा तो उसके सामने लोकल बॉडी, विधानसभा, लोकसभा, ये सारे कैंडिडेट का जो उसके जो पर्चा होगा उसमें से किसी को वो सेलेक्ट कर सकता है। बार बार उसे जाने की दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम बेटर टर्न आउट लेकर के आ सकते हैं वोटर का। तो ये थे मुद्दे कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन हमको क्यों लेकर के आना है, क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है, क्या इसका आज के टाइम पर चुनाव अलग अलग होते तो क्या शुरू से ऐसे हो रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1951 में 1951 तक हमारे भारत के अंदर पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार चल रही थी, है ना। सत्ता का हस्तांतरण हो गया था, पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, सत्ता भारत के अंदर चलने लगी। इसी बीच में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना संविधान बना करके तैयार किया और हमने अपने संविधान को लागू करवा दिया। फिर हम अपने इलेक्शन मोड के अंदर आ गए। अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक भारत के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए। उसके बाद में क्योंकि राज्यसभा का चुनाव करवाना है तो राज्यसभा के चुनाव में हमारे इलेक्टेड एमएलए ही वोट कर सकते हैं। तो इसके बाद में फिर हम तुरंत जो है राज्यसभा का चुनाव करते हैं, जिसका इलेक्टोरल कॉलेज हमको मिल गया है। उसके बाद हम मई के महीने में देखेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हमारे इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपीज वोट करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है तो हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कर देते हैं। दोनों का कार्यकाल 13 मई 1952 से शुरू हो जाता है। तो मतलब शुरुआत तो बहुत शानदार है। 1952 में सारे चुनाव इकट्ठे होते हैं और उसके बाद लगभग सभी चुनाव जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं 1967 तक। मैं लगभग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों 1959 में क्या होता है, भारत का एक राज्य है जिसको आप कहते हैं केरल। 1959 भारत का राज्य जिसे आप कहते हैं केरल। और आपको पता होगा कि भारत का जो पॉलिटिकल मैप है वो 1956 में बदला गया था। स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बना था, फजल अली आयोग बना था, उसके बाद फिर से ये पुनर्गठन हुआ था। तो 1959 में क्या किया गया कि केरल में लगा दिया गया आर्टिकल 356, यहाँ की जो सरकार है बर्खास्त किया गया। 1960 में मेजोरिटी होने के बावजूद यहाँ पर चुनाव करवा दिए गए थे। तो केरल इसमें अपवाद बन गया, यानी कि साइकिल से निकल गया। अब क्वेश्चन ये कि सर आपने एग्जांपल दिया, क्या इसके और भी कारण है? क्योंकि आज के टाइम पर हम मानते हैं चलो एक विधानसभा अलग हो सकती है, यहाँ तो पूरा ही मामला गड़बड़ है। लोकसभा अलग चलेगी, उसके टाइम पर 1-2 राज्य के चुनाव होते हैं, बाकी सब अलग अलग चलते हैं। ये ताना बाना बिगड़ने का कारण क्या है? देखो सबसे पहले कारण समझ लीजिए कि मेजोरिटी। सिंपल पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी आपके पास बहुमत है, जैसे कि अगर भारत में किसी को प्रधानमंत्री बने रहना है तो 272 सांसदों का उनके पास सपोर्ट एनी हाउ होना चाहिए, तभी आप सरकार के अंदर बने रह सकते हो। अगर ये सपोर्ट आपके पास नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार आपकी गिर जाएगी, आपको बाहर भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी बनी रहनी चाहिए। तो मेजोरिटी अगर चली गई तो सरकार गिरना पड़ेगा। मैं ये आपको एग्जांपल दूंगा कैसे कैसे भारत के अंदर सरकार गिरी है, यानी गठबंधन की सरकारें चली हैं, उसको पूरा वो चला नहीं पाए। दूसरा होता है समय से पहले चुनाव, और उसमें सबसे पहला कारण होता है क्या,
प्रधानमंत्री की सलाह केंद्र के अंदर और मुख्यमंत्री की सलाह राज्य के अंदर। सर ये क्या सिस्टम है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 83 है वो ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो समय से पहले चुनाव करवा सकते हैं राष्ट्रपति से कह करके, लेकिन हाँ राष्ट्रपति को इस बात का ध्यान रखना है कि इन्होंने तो कह दिया, ऐसा तो नहीं है कि ये तो बाहर जा रहे हैं, दूसरा भी कोई मेजोरिटी लाकर के सरकार बना सकता है। तो मतलब क्या है कि ये काम हो सकता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं राज्यों के अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा किसका, लोकसभा का। देखो भारत में लोकसभा का जो चुनाव है 1900 मैंने बताया कि 67 तक लगातार बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला चुनाव कब होना चाहिए कायदे से? अगला चुनाव होना चाहिए 1972 में, 1972 के अंदर होना चाहिए। लेकिन घटना क्या होती है आप जानते हैं कि पंडित नेहरू चले गए, उसके बाद शास्त्री जी बने, उसके शास्त्री जी जाने के बाद फिर से कांग्रेस के अंदर जो है गठ बनने लग गए। तो ऐसे में 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाती है ओ, ये कामराज वाली है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है आर जो कि इंदिरा गांधी वाली है। ये घटना हो जाती है। अब इसके बाद में इंदिरा गांधी को सरकार चलाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, समर्थन के द्वारा वो सरकार चलाते हैं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाता है, हम जानते हैं, बांग्लादेश का गठन जो है इंदिरा गांधी कर देती है। इसके बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो उनको लगता है कि अभी चुनाव करवा देना चाहिए। तो जो चुनाव 1972 में होना था वो भारत के अंदर 1971 के अंदर ही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन कब होना चाहिए? कायदे से 1976 के अंदर होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कब होता है? ये होता है 1977 के अंदर। क्यों? देश के अंदर इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है, साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद चलो यहाँ पर आ गए, तो फिर अगले 5 साल तक चलना चाहिए। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो भी आप जानते हैं लंबे समय तक चला नहीं पाते, गठबंधन की सरकार है। 1980 में भारत में फिर से चुनाव करवाने पड़ते हैं क्योंकि मेजोरिटी खो देते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी आती है, 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड होता है, और हत्याकांड के बाद में कांग्रेस पार्टी की आप जानते हैं राजीव गांधी कमान संभालते हैं। फिर लगता है यार अगले साल चुनाव है, बेटर है अभी करवा दो। अभी करवाने से क्या फायदा हुआ? एक सहानुभूति मिल जाएगी और देश वोट कर देगा। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी की 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में होती है। तो समय से पहले इलेक्शन करवा दिया गया। इसके बाद अलग जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो 89 के अंदर होता है, अपने टाइम से होता है, लेकिन उसके बाद 1991 के अंदर ही चुनाव करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1989 के बाद में राजीव गांधी के खिलाफ में वीपी सिंह चुनाव लड़ते हैं, उनके बाद में चंद्रशेखर, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए 2 प्रधानमंत्री भारत के अंदर आते हैं। 1991 में सरकार बनती है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है, 1996 तक चलती है। 96 में भारत के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन ये चुनाव लंबे समय तक चल नहीं पाते। 1998 में फिर से चुनाव होते हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकारें अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। भारत का नया लोकतंत्र है, नए लोकतंत्र के अंदर गठबंधन को समझना, पॉलिटिकल पार्टी को समझना, उनके एस्पिरेशन को समझना, लीडर्स के एस्पिरेशन को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था, जो सरकारें नहीं चल पाई। उसके बाद 1999 में सरकार का चुनाव दोबारा से होता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आप जानते हैं गिर जाती है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पर जो है 1999 में फिर से भारत के अंदर चुनाव होता है। उसके बाद ये साइकिल जो है ठीक हो जाता है, यानी कि इसके बाद में 2004, 2009, 2014, उसके बाद में 2019 और फिर 2024 में चुनाव होगा। तो मतलब क्या है, ये साइकिल कैसे डिस्टर्ब होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये तो है लोकसभा की बात करते हैं विधानसभा। सर विधानसभा के अंदर कैसे डिस्टर्ब हुआ? मेजोरिटी का तो कारण हो ही सकता है, इसमें तो मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बड़े कारण भी हैं। जैसे कि 1977 में आपातकाल के बाद जब भारत के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने भारत के अंदर 9 राज्यों की सरकार को इस बेस पर सस्पेंड कर दिया कि उनके पास जनता का समर्थन नहीं है, और वहां पर चुनाव करवा दिया। 6 से 7 राज्यों में खुद की सरकार बन गई। 1980 में इंदिरा गांधी जब वापस आई तो जो थोड़ी ज्यादा सख्त थी, तो उन्होंने क्या कि फिर से सरकार को सस्पेंड कर दिया, 9 राज्यों की सरकार फिर से सस्पेंड हो गई। उसके बाद आप देखते हैं ये इसका मिसयूज लगातार भारत के अंदर देखने को मिला था। 1994 में एसआर बोमई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं कर सकते, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वाजिब कारण बताने पड़ेंगे। तो यहां से ये जो है सिस्टम रुक जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर साइकिल बिगड़ा है और उसको हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे पास समस्या क्या आई? मेजोरिटी की समस्या आई, उसको हम सुलझा सकते हैं। मतलब गठबंधन की समस्या है, तो गठबंधन मजबूत होंगे, गठबंधन को चलाना थोड़ा सा आसान हो गया है ना। वो हम समझ गए कि गठबंधन सरकारें चलाई जा सकती हैं, तो हो सकता है कि हम साइकिल दोबारा से स्टार्ट करें, तो वो बना रहे, है ना। इसके साथ साथ आर्टिकल 356 का तो अब मिसयूज हो ही नहीं सकता है, तो आज के टाइम पर इस साइकिल को हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो डिमांड है वो लगातार हुई है। जैसे 1967 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता था, भारत के अंदर चुनाव होते थे, फिर उसके बाद जो है ठंडे बिस्ते में मामला चला जाता था। लेकिन 1967 के बाद मैंने आपको दिखाया जैसे कि यहाँ पर कि लगातार भारत के अंदर चुनाव होते चले जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी परेशान हो गया कि यार ये क्या बार बार हो रहा है, क्या नाटक है, बार बार चुनाव हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ सिस्टम लेकर के आइए जिससे आप
देश के अंदर दोस्तों एक साथ चुनाव करवा सकते हैं। इसके बाद लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर 1999 में ये कहा था, उस समय का जो लॉ कमीशन था, लाल कृष्ण आडवाणी, आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2004 तक, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस बात का समर्थन किया और पार्टी मेट की बात की। उसके बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने ये बात कही, नीति आयोग ने डिटेल रिपोर्ट पेश की कि भैया क्या दिक्कत इस प्रकार से लगातार चुनाव करने में आती है, और यहाँ पर लॉ कमीशन ने 2018 में फिर से ये रेकमेंड कर दिया, और बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसके मैनिफेस्टो के अंदर तो शामिल है ही है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल बता ही दिया है। आप कहेंगे सर इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई तो इसको लागू क्यों नहीं कर देते, मतलब समस्या क्या है, समस्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है इसमें? देखो सबसे पहले दिक्कत आता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लेकर के आना चाहते हो तो वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। फिजिबल का मतलब लागू हो सकता है नहीं हो सकता है। अब आज के टाइम पर अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो है संविधान की समस्या। संविधान की समस्या कैसे भाई? हमारे यहाँ पर दो प्रकार की लिस्ट बनती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन वाली और साथ में जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाली, यानी कि आर्टिकल 324 और आर्टिकल 243 उसके एक्सटेंशन में ये दो लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले उसमें हमको कंसेंसस लेकर के आना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा, एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। इसके बाद में कुछ और बातें हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है, प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर क्या बनता है कि सरकार को आप जो है कम समय पर ही सस्पेंड कर सकते हो, मतलब क्या पहले चुनाव करवा सकते हो, या मुख्यमंत्री के कहने पर पहले चुनाव करवा सकते हो। तो ऐसे में आपको इसमें जो है प्रोविजन को बदलना पड़ेगा कि भाई ये नहीं कर सकते आप। या फिर कहीं पर मेजोरिटी वाली समस्या है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पहले चुनाव करवाने पड़ेंगे, तो पहले चुनाव करवाएंगे तो ऐसे में आप पंचायत वाला सिस्टम लागू कर सकते हो। पंचायत का सिस्टम क्या कहता है, मान लीजिए किसी राज्य के अंदर 50 पंचायत का चुनाव एक साल के अंदर होता है, और एक साल के बाद 4 पंचायत ऐसी हैं जहां पर जो है, एक साल के बाद याद रखना, एक साल के बाद 4 पंचायत ऐसी जहां पर गड़बड़ हो गई है, दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। तो इनका चुनाव तो होगा लेकिन बची हुई टर्म के लिए, वो एक साल बीत चुका है तो अगला चुनाव 4 साल के लिए होगा, तो फिर से साइकिल दोबारा लौट आएगा। तो हम इसको जो है लोकसभा और साथ में विधानसभा के अंदर लागू कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। इसके साथ साथ सरकारें क्यों गिरती हैं, कई बार क्या होता है कि नेता दल बदलू कर देते हैं। दल बदलू का मतलब क्या है कि अपने दल से छोड़ करके दूसरे दल के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो आप देखते हैं बहुत सारी सरकारें तो ऐसे ही गिर जाती हैं। तो उसमें जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है दोस्तों, उस एंटी डिफेक्शन लॉ को भी हमको स्ट्रिंजेंट यानी कि स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और आती है जो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा अभी तुरंत ही, वो है एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अब अगर आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं, इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के पास बहुमत नहीं है। अगर आप मिस्टर ए के पास बहुमत नहीं है ऐसा बच्चे कह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, 50 एमपी लिख करके देते हैं, तब जाकर के आप ये लेकर के आ सकते हो। ठीक है, ये आपका अधिकार है, लेकर के आ सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा कौन से वाला सिस्टम, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं। सर ये वाली कहानी क्या है, जरा समझिए। देखो आज के टाइम पर प्रधानमंत्री को हटाना है, ये बात तो हो जाती है, लेकिन उसकी जगह पर लाएंगे किसको, ये बात डिसाइड नहीं होती। तो पहले सरकार गिर जाती है, उसके बाद चुनाव के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसके स्थान पर हम लोग जर्मन सिस्टम, जिसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि आप मिस्टर ए को हटाना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन मिस्टर ए की जगह पर किसको प्रपोज करेंगे ये तुरंत आपको बताना पड़ेगा, तभी नो कॉन्फिडेंस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। तो कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर बदलाव करके हम फिजिबिलिटी लेकर के आ सकते हैं। मुद्दा है तो सुधार के लिए उसके पास हमारे पास सॉल्यूशन भी है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना बड़ा चुनाव करवाओगे, इतनी बड़ी ईवीएम कहाँ से लाओगे, बहुत सारी इतनी ईवीएम चाहिए, इतना सारा स्टाफ चाहिएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। तो भाई हम ये तो नहीं कह रहे ना कि एक ही दिन में करना है, ये हमने नहीं कहा कि भाई जम्मू कश्मीर से लेकर के आप कन्याकुमारी तक इकट्ठा कर दो, नहीं। भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर जब भी इलेक्शन होगा वो फेज्ड मैनर के अंदर होता है, चरणों के अंदर होता है, वो करते रहिए, है ना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मैं, यानी कि मेरा नाम है सूरज चौधरी, जब मैं वोट करने जाऊं तो मेरे सामने एक ही दिन के अंदर चॉइस मुझे मिले कि लोकल बॉडीज हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, तो तीनों कैंडिडेट को मैं इकट्ठा चुन सकूं, ये हम कर सकते हैं। तो फिजिबिलिटी वाली बात दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं कि देखो अगर देश के अंदर लगातार चुनाव होते हैं तो उसका फायदा जनता को भी मिलता है। कैसे कि जनता के सामने नेता को 5 साल से पहले जाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होगा, जनता की अदालत में जब नेता जाता है तो फिर वो सही काम ही करता है। यानी सही काम का मतलब क्या है, जनता को सामने जाओगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए। तो जवाबदेही को लेकर के मुद्दा है कि हाँ भाई ये तो कुछ हद तक ठीक है। इसके बाद जो असल जो दिक्कत है वो है फेडरलिज्म को खतरा, संघवाद पर खतरा। देखो फेडरल नाम का जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है तो नहीं, पर हम लोग फेडरल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, ये बात हम जानते हैं।
अब जब भारत के अंदर वोट होता है तो देखो वोट होता है मुद्दों के आधार पर, इश्यूज के आधार पर। मुद्दे दो तरह के होते हैं, एक नेशनल इशू होता है, एक होता है लोकल इशू। अब जो नेशनल इशू है दोस्तों, वो नेशनल इशू अलग होते हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अब इस मुद्दे का इस्तेमाल अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में करने लगो तो ये बात ठीक नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाते हैं, तो फेडरल सिस्टम को नुकसान होता है। दूसरा जो खतरा इस पर देखने को मिलता है वो है वन लीडर, एक नेता का जो है बिल्कुल उभर करके सामने आना, उसी के नाम पर चुनाव लड़ना। भारत में सबसे पहले ऐसे नेता हुए जवाहरलाल नेहरू, बहुत शानदार नेता हुए। इनके नाम पर चुनाव होता था, चुनाव जीतते भी, चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो। इसके बाद में इंदिरा गांधी भी कुछ हद तक इसमें अच्छी कामयाब थी, उसके बाद राजीव गांधी, और उसके बाद चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या है, एक ही नेता के नाम पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टी को, एक ही नेता के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री के नाम पर आप म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई प्रासंगिकता दिखाई नहीं देती है। तो लोग कहते हैं कि यार पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम लोग इसमें अगर लेकर के आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे इस पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ। लेकिन ये भय भी इतना आप जायज नहीं कह सकते। क्यों? तो भारत के अंदर 4 ही नेता तो ऐसे हुए हैं। 1984 के बाद 2014 में किसी व्यक्ति को जो है इतना प्यार, इतना सम्मान मिला है, इतना बहुमत मिला है। तो ये हमेशा का इशू नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा दरकिनार फिलहाल के टाइम पर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कहते हैं कि देखो जो वीकर सेक्शन के मुद्दे हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, उन पर आप चर्चा नहीं कर पाओगे, ये भी ठीक बात है। और उसके बाद कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो विरोध का मुद्दा होता है, वो रीजनल पार्टियों को खतरा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती हैं जो 1 या 2 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ती हैं, वहीं से जीतती है, वहीं पर उनका अस्तित्व है। जैसे कि अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कोर तो वहीं पर है उसकी वैल्यू, बाकी तो आप जानते हैं हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन कोर वहीं पर है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, दिल्ली हो गया, उसके बाद में आप देखते हैं कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है। तो ऐसे में जब आप वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आते हो तो वहां पर थोड़ा सा खतरा उत्पन्न हो जाता है इन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े चेहरे होते हैं, बड़ा पैसा होता है, तो क्षेत्रीय पार्टी को बिल्कुल वो साफ कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी पूर्णतः जायज नहीं है। क्यों? देखो 2014 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव के बाद में अरविंद केजरीवाल जो है भारत की दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने गठबंधन वाले। अब उसके बाद 2014 में भारत के अंदर भी चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लग रहा था कि भाई दिल्ली के अंदर जो दूसरा चुनाव होगा उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी लौटेगी, और बहुत सारे पोलिंग सर्वे भी ये करते हैं हाँ जी आ सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन 14 के इस चुनाव के बाद में जो दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना। तो ये मुद्दा भी ज्यादा आप उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना वजूद है, अपने मुद्दे हैं, अपना चेहरा है, अपनी उनकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, तो इसमें बिल्कुल खतरा उत्पन्न नहीं होगा। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आपने बता तो दिया लेकिन अब कैसे हो सकता है उसके बारे में नहीं बताया, तो उसके बारे में बता सकता हूँ। देखो सबसे पहले अगर हमें करना है ना, तो ये जल्दबाजी में तो करना नहीं है, कंसेंसस के थ्रू करना है, आम सहमति के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी हो, कहीं पर थोड़ा बहुत तो विरोध होगा, है ना, लोकतंत्र है। हम जरूरी नहीं कि हम सब एक ही राय पर सहमत हो जाएं, लेकिन आपसी सहमति हो, ज्यादातर की सहमति उस पर होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जब हम करें तो इसको ग्रेजुअल करें, ऐसा ना हो कि इकट्ठा लागू कर दें, कुछ लोगों की समझ में आएगा, कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा। वो कैसे कर सकते हैं भाई? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लोकसभा का चुनाव इकट्ठा कर दीजिए, लोकल बॉडी जो लोग हमारे यहाँ पर जो विधानसभा है उनका चुनाव इकट्ठा कर दीजिए। अब इसमें भी ऐसा नहीं है आपको कि यार ये इकट्ठा आपको सारे राज्यों को करना है, कुछ 14 राज्यों को इकट्ठा करवा दिए, 14 राज्यों को अगले साल में करवा दीजिए। कैसे भी करके जो है साइकिल का जो हमारा जो चुनाव का साइकिल है उसको थोड़ा सा हर साल से हटा करके 2 साल 3 साल या 5 साल पर लेकर के आना है। तो ग्रेजुअली आपको करना है और बाद में आप इन तीनों को मिक्स कर सकते हैं। जब जनता समर्थन हो जाए, जनता समझ जाएगी, तो आप इसको सारों को इकट्ठा लेकर के आ सकते हैं और किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होगा। तो ये है कि भाई आप इसको लेकर के कैसे आएंगे। तो ऐसे ही मजेदार टॉपिकों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंडेवर प्रेप पर। आप एंडेवर प्रेप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर गिवन है, फेसबुक की हमारी आईडी यहाँ पर गिवन है, साथ में वेबसाइट, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन और साथ में यूट्यूब तो आपके लिए है ही है। सारी वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएंगी। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको बच्चे लाइक कीजिए, लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। और ऐसी वीडियो का अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को जो है बटन को प्रेस करना आपको नहीं भूलना है। मेरा नाम है सूरज चौधरी और मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसे ही बिल्कुल एनालिसिस के साथ में आपको मिलता हूं। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।